साथियों नमस्कार। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बढ़िया होंगे और आप सभी के जनरल स्टडीज की प्रिपरेशन एकदम मस्त चल रही होगी। तो भैया आप जानते हैं आपके जनरल स्टडीज की क्लासेस शुरू हुई हैं जो शाम को 7 बजे आपको नियमित तौर पर मिल रही हैं, जिसमें हम 3 दिन डिसाइड किए हैं कि आपको डिस्क्रिप्टिव क्लास विथ ट्रिक्स देंगे और उसके साथ साथ जो आपके संबंधित एग्जाम्स है उनको ध्यान में रखते हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिससे आपकी प्रैक्टिस और आपकी तैयारी साथ साथ होती रहेगी और ये श्रृंखला आपके एग्जाम तक बिल्कुल कंटिन्यू रहेगी। और इसके अतिरिक्त मॉर्निंग में करंट अफेयर की वीडियो मिलती है जो कि सुबह 7 बजे, जिसमें हम पिछले मतलब 2025 से लेकर के अब तक के जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उनको शामिल करते हुए हम वहाँ पर टारगेट कर रहे हैं। और अगर आप चाहते हैं सारी चीज़ें आपको बहुत व्यवस्थित तरीके से PDF और टेस्ट सब कुछ आपको मिल जाए, तो आप हमारा जो ऐप है लिंक डिस्क्रिप्शन में है उसको डाउनलोड करके आप वहां पर प्राप्त कर सकते हैं। इसमें हम आने वाले जो भी एग्जाम्स आपके हैं जिसमें जनरल स्टडीज का सेक्शन है, इस बैच के माध्यम से हम उसमें सब कुछ कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए भैया आप शुरू करते हैं। लेते हैं पहला क्वेश्चन है विष्णु प्रयाग निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम पर स्थित है। उससे पहले इसको देखिए, यहाँ पर आप देख लीजिए, आपको यहाँ पर सारे क्वेश्चन जितने भी हम सॉल्व कराते हैं वो सब कुछ प्रीवियस ईयर के हैं, जिससे हमको अंदाजा लगेगा, साथ साथ प्रैक्टिस होगी। और आप जानते हैं कि इन टाइप के एग्जाम्स में लगभग जो है 50 से 60% क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इससे हम प्रीवियस ईयर के माध्यम से इन सारे क्वेश्चन 50-60% इसको हम कवर करेंगे, बाकी बचे हुए क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्टिव क्लासेस से हम कवर कर लेंगे। तो ये आपके जनरल स्टडीज की भी बहुत बेहतरीन क्लासेस होंगी, जिसके लिए आप बिल्कुल बिंदास होकर के आप आंख मूंद करके भरोसा करें और तैयारी करें। ठीक है, देखिए यहाँ पर आप सभी की डिमांड होती है कि इंग्लिश में भी इसको रखा जाए, तो इंग्लिश में भी है भैया मिक्स्ड। मतलब आप देखें यहाँ पर विष्णु प्रयाग इज सिचुएटेड एट द जो कॉन्फ्लुएंस ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। तो आपको बताना है धौली गंगा और गंगा, धौली गंगा और अलकनंदा, धौली गंगा और ऋषि गंगा, अलकनंदा और ऋषि गंगा। यहाँ पर देखिए भैया जो सही विकल्प है वो है धौली गंगा और अलकनंदा। जी हाँ, अगर हम बात करें विष्णु प्रयाग का संगम धौली गंगा और अलकनंदा नदियों की जो है नदियों से होता है। अलकनंदा की उत्पत्ति की अगर हम बात करें तो सतोपथ व भागीरथी खरग जो हिमनद है उससे इनका जो है होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अलकनंदा की। तो अलकनंदा भैया, अलकनंदा का प्राचीन नाम जो है विष्णु गंगा है। ठीक है, तो इतना आप इस क्वेश्चन संबंधित जाने। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया। कोयले का सर्वाधिक उपयोग होता है, द मैक्सिमम यूज ऑफ ऑयल इज इन, कहाँ? ऊर्जा उत्पादन में, लोहा एवं इस्पात संयंत्रों में, रेलवे में, वाष्पीकरण जहाजों में। ठीक है, तो भाई बताओ सही विकल्प यहाँ पर आपका क्या होगा? तो सही विकल्प भैया ऊर्जा उत्पादन में। जी हाँ, कोयले का जो मैक्सिमम यूज है वो किसमें है? विद्युत उत्पादन में होता है। देश में लगभग जो है 50% जितने कोयले हैं उनका जो है विद्युत उत्पादन के लिए उनका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं भैया, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखें। इंडोनेशिया निम्नलिखित में से किस देश के साथ भूमि साझा नहीं करता है? ठीक है, इंडोनेशिया डज नॉट शेयर अ लैंड बॉर्डर विथ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? ब्रुनेई, तिमोर लेस्ते, मलेशिया और पपुआ न्यू गिनी। जी हाँ, इसमें देखें तो आपको बताना है भैया सही विकल्प। अगर हम बात करें यहाँ पर सही विकल्प वो है ब्रुनेई। जी हाँ, मैं बार बार आपको कहता हूँ मेरे भाई, जितने भी क्वेश्चन के आंसर आपको पता हुआ करें, मेरे बताने से पहले आप उनके आंसर को कमेंट में जरूर लिख दिया करें। ना पता हो मेरे बताने के बाद लिखें, लेकिन लिखें जरूर। जी हाँ, ये बहुत अच्छी आदत है और इसको आप मेंटेन रखें। अगर हम बात करें ब्रुनेई की, तो ब्रुनेई की सीमा जो है इंडोनेशिया से नहीं लगती है। क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से जो है किस देश के साथ इंडोनेशिया की सीमा साझा नहीं करता? तो ब्रुनेई। ठीक है, अब बात करें ब्रुनेई की, तो 3 तरफ से मलेशिया से और 1 तरफ समुद्र से घिरा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं ब्रुनेई की सीमा इंडोनेशिया से नहीं लगती है, बल्कि ये क्या होती है, ये जो है इसकी 3 तरफ से सीमा जो है मलेशिया से और 1 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, यानी इंडोनेशिया से नहीं घिरा हुआ है। जबकि अगर हम बात करें यहाँ पर मलेशिया, तिमोर लेस्ते और पपुआ न्यू गिनी, ये तीनों जो है इंडोनेशिया से भूमि साझा करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको जो है कंफर्म हो गया होगा। अब देखो भाई अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे 1000 झीलों का देश कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट भाई, मतलब 1000 झीलों का देश कहा जाता है। कौन है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द लैंड ऑफ 1000 लेक? फिनलैंड, स्वीडन, ग्रीनलैंड, USA। देखो भाई बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखें तो जो सही विकल्प है भैया वो क्या है? फिनलैंड है। ठीक है, अभी हम बहुत साधारण और बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस ले रहे हैं, जिससे कि आप धीरे धीरे फिर से आप पटरी पर आ सकें। और फिर उसके बाद हम लोग रिसेंट में जो और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं और ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव चीज़ें हैं और ज़्यादा मतलब कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं उनको भी हम कवर करेंगे। तो इसलिए आप भरोसा रखें और बिंदास रहें। ठीक है, इसलिए आप चिंता मत करिए। और हाँ, वीडियो अभी आपने लाइक नहीं किया होगा तो तुरंत करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिए और कमेंट
जरूर किया करें, और हाँ हाइप जरूर कर दिया करें। अब बात करते हैं सही विकल्प, तो भैया वो है फिनलैंड। फिनलैंड को क्या कहा जाता है? लैंड ऑफ थाउजेंड्स लेक कहा जाता है। अब बात करें हम अगर ग्रीनलैंड का, तो ग्रीनलैंड भैया आर्कटिक महासागर में स्थित बड़ा द्वीप है। कौन? ग्रीनलैंड। ठीक है। अब स्टॉकहोम की यानी स्वीडन की अगर हम बात करें तो इसे वेनिस ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेनिस ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। और न्यूयॉर्क को क्या कहा जाता है? जो है एम्पायर सिटी कहा जाता है। तो इतना आपको यहाँ पर इससे संबंधित जानना चाहिए था। आगे बढ़ते भाई, अगला क्वेश्चन, मूंगफली निम्नलिखित में से कहाँ की प्रमुख फसल है? ठीक है, जॉर्जिया की, गाम्बिया की, घाना की, ग्वाटेमाला की। तो अभी यहाँ पर आप आंसर करिए भैया। जो सही विकल्प है वो है गाम्बिया की। जी हाँ, गाम्बिया, गा से गाम्बिया और मूंगफली। जी हाँ, गाम्बिया, मूंगफली जो है गाम्बिया की एक बहुत प्रमुख फसल है। ठीक है। उत्पत्ति इसका दक्षिण अमेरिका में, खास करके विशेष करके ब्राज़ील में होती है। और इसके जो प्रमुख उत्पादक देश हैं उनमें चीन का नाम आता है सर्वप्रथम, फिर भारत का नाम आता है, नाइजीरिया का नाम आता है, अमेरिका का, सूडान का। लेकिन ये जो 4 विकल्प दिए गए हैं इनमें जो सबसे अच्छा है मतलब कहाँ प्रमुख फसल है कहाँ की, तो ये गाम्बिया की, छोटा सा देश है। ठीक है। चलो भाई, मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण कहलाते हैं। ठीक है, परजैविक, प्रतिजैविक, मिलिन, एंथ्रोपोजेनिक। तो सही विकल्प क्या है भाई? हम सब जानते हैं क्या है? एंथ्रोपोजेनिक। अगर हम बात करें तो मनुष्यों द्वारा उत्पन्न प्रदूषण को एंथ्रोपोजेनिक कहा जाता है। एंथ्रोपोजेनिक प्रदूषण कहा जाता है। वायु, जल, मृदा आदि के भौतिक, रासायनिक व जैविक गुणों में अवांछनीय परिवर्तन क्या कहलाता है? प्रदूषण कहलाता है। ठीक है। और मानव क्रियाओं से उत्पन्न रासायनिक व जैविक कचरे को क्या बोला जाता है? एंथ्रोपोजेनिक प्रदूषण कहा जाता है। ठीक है। चलो भाई, देखो यहाँ पर मैग्रोव नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, मैग्रोव, जी हाँ, बात हो रही मैग्रोव वनस्पति की। तो ये भैया कहाँ होता है? उष्णकटिबंधीय या उपोष्ण कटिबंधीय समुद्र तटीय क्षेत्रों में, अंतः ज्वारीय क्षेत्रों में पाया जाता है। ठीक है। अब इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि मैग्रोव नहीं पाए जाते हैं कहाँ? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, सुंदरबन में, भितरकनिका में, उदयपुर में। तो इसमें सही विकल्प क्या भैया? उदयपुर है भैया। सही आंसर आपका उदयपुर है। ध्यान रखिए भैया, चूंकि क्या होता है, मैग्रोव जो वनस्पतियां होती हैं वो उष्ण कटिबंधीय व उपोष्ण कटिबंधीय समुद्र तटीय क्षेत्रों के अंतः ज्वारीय क्षेत्रों में पाया जाता है। अब यहाँ पर देख लीजिए, आधा जड़ी इसकी पानी में है। ठीक है। और भारत के प्रमुख जो इस तरीके का स्थान है जिसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ठीक है, सुंदरबन डेल्टा है जो कि पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, आप जानते हैं जहाँ पर जो है गंगा नदी अपना मतलब जाकर के शामिल होती है समुद्र में। ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर भितरकनिका भी इसी तरीके से उड़ीसा में है, जो कि आप बात करें हम जो है वेमनाड जो कि कहाँ पर है? ये केरल में है। पुलिकट जो कि कहाँ पर है? ये तमिलनाडु में है। कच्छ की खाड़ी जो गुजरात में। तो ये मैग्रोव वाले क्षेत्र हैं। ठीक है। और ये उदयपुर भैया मैग्रोव क्षेत्र नहीं है, ये उदयपुर तो भैया राजस्थान में है। चलो, अब उम्मीद करते हैं कंफर्म हो चुका होगा। अब भैया देखो, मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? ठीक है, द्रवण, वाष्पीकरण, ऊर्ध्वपातन, उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर करना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आपको देखो यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है भैया वाष्पीकरण। हाँ, अगर हम बात करें इवेपोरेशन, किसी द्रव की खुली सतह से धीरे धीरे अणुओं का गैस में बदलना क्या कहलाता है? इवेपोरेशन कहलाता है। ठीक है, देख रहे हैं यहाँ पर वाष्पीकरण के लिए आवश्यक ऊष्मा द्रव स्वयं से लेता है, जिससे द्रव जो है क्या होता है? ठंडा हो जाता है। जैसे उदाहरण के लिए आप समझे तो पसीने से सूखने के बाद जो है क्या होता है? शरीर ठंडा लगता है। कूलर का ठंडा होना यही कारण है। मिट्टी के घड़े का पानी ठंडा रहना, ये सब वाष्पीकरण की ही देन है। चलो भाई, बुलेट प्रूफ सामग्री बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है? तो पॉलीविनाइट, क्लोराइड, पॉलीकार्बोनेट, जो है एथिलीन, पॉलीइमाइड। तो आंसर करो इसका, अगर आपको पता हो भाई, कंफर्म हो तो। ठीक है, तो यहाँ पर देखें जो सही विकल्प है मित्र, वो अगर आप देखें तो चूंकि आयोग ने यहाँ पर जो 2 क्वेश्चन जो पूछे थे आयोग में, तो यहाँ पर जो सही विकल्प बन के आ रहा है वो बी और डी दोनों है। ठीक है, बी और डी दोनों है। ठीक है, यहाँ पर देखें ये पॉलीकार्बोनेट और पॉलीइमाइड दोनों है। बुलेट प्रूफ कांच मुख्यतः पॉलीकार्बोनेट बहुलक से बनते हैं, और बुलेट प्रूफ जो जैकेट है वो पॉलीइमाइड बहुलक से बनते हैं। तो इसलिए आप यहाँ पर देखें तो बुलेट प्रूफ सामग्री की बात कर रहा है। अगर एक बात किया होता कि भैया बुलेट प्रूफ जो जैकेट है वो किससे बनती है, तो हो जाता है पॉलीइमाइड हो जाता है। ठीक है, इमाइड। और बुलेट प्रूफ अगर मान लीजिए कांच की बात हो जाती तो वो पॉलीकार्बोनेट से हो जाता। तो इस तरीके से यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो दोनों हो जाएंगे। चलो भाई,
अब देखो, मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है, द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज क्या? लीवर, इंटेस्टाइन्स और मूत्राशय, त्वचा। तो सब जानते हैं, फेमस है और बहुत सामान्य क्वेश्चन है, ठीक है। इसका अगर हम बात करें यहाँ पर तो जो सही विकल्प है वो है त्वचा। जी हाँ, बॉडी जो त्वचा है ये क्या है? ये मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है। अब बात करें हम लीवर का, तो लीवर जो है शरीर के भीतर का सबसे बड़ा अंग है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा? मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग। तो ये भी ध्यान रखें, ऐसे क्वेश्चन में बहुत गलतियां हो जाती हैं। मनुष्य के शरीर के अंदर, जो शरीर के भीतर का जो सबसे बड़ा अंग है वो भैया है यकृत यानी लीवर, ठीक है। अब बात करते हैं अगर हम आंत की त्वचा की, तो त्वचा जो है पूरे शरीर का सबसे बड़ा अंग है, ठीक है। अब बात करें अगर त्वचा में जो है लगभग कितना 64 लाख संवेदी तंतु पाए जाते हैं। कितना? 64 लाख संवेदी तंतु। और यह 3 परतों में बटी होती है। पहला होता है एपिडर्मिस, दूसरा होता है डर्मिस, तीसरा होता है हाइपोडर्मिस, ठीक है। ये लेयर होते हैं। चलो अगला देखो, यहाँ पर विटामिन B12 में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद होती है? कोबाल्ट होती है, लौह होती है, जस्ता, मैग्नीशियम। तो भाई यहाँ पर देखें जो सही विकल्प है वो है भैया कोबाल्ट। जी हाँ, बात करें अगर हम तो विटामिन B12 का महत्वपूर्ण घटक जो है क्या है? कोबाल्ट खनिज है। क्या है? कोबाल्ट खनिज है, ठीक है। इसका रासायनिक नाम अगर हम बात करें तो जो है कोबालामिन होता है, कोबालामिन यानी या साइनो कोबालामिन कहा जाता है इसको, ठीक है। ये भी ध्यान रखना, यह वृद्धि के लिए आवश्यक है। अगर इसकी कमी हो जाएगी भैया तो आदमी जो है बौना हो जाता है, ठीक है। इसकी कमी से तंत्रिका तंत्र की कार्य प्रणाली जो है प्रभावित होती है। चलो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। संगणकों के आईसी चिप्स प्रायः बने होते हैं किससे? लेड के, क्रोमियम के, सिलिकॉन के, सोने के। तो भैया आंसर करो। सब जानते हैं जो चिप्स बनते हो किसके? सिलिकॉन के। जी हाँ, संगणक यानी कंप्यूटर की अगर हम बात करें कि आईसी यानी इंटीग्रेटेड जो सर्किट यानी चिप्स प्रायः किससे? सिलिकॉन से बने होते हैं, ठीक है। संगणक और कैलकुलेटर की बात हो रही, संगणक यह अर्धचालक जो पदार्थ की पतली चिप होती है जिस पर इलेक्ट्रॉनिक परिपथ बनाए जाते हैं और इसका प्रयोग कंप्यूटर, रेडियो, टीवी व अन्य आधुनिक जो इलेक्ट्रॉनिक यंत्र होते हैं उनमें इनका प्रयोग सिलिकॉन का किया जाता है। चलो, निम्नलिखित में से कौन भारत का देश में निर्मित हल्का युद्ध योग्य हवाई जहाज है? आकाश, तेजस, विक्रांत, अर्जुन। तो भाई देखो यहाँ पर सही विकल्प है क्या? तेजस। जी हाँ, अगर हम बात करें तेजस भारत में निर्मित 4थी पीढ़ी का सुपरसोनिक हल्का लड़ाकू विमान है, ठीक है। इसे देशज तकनीक से विकसित किया गया। इससे देशज तकनीक से अगर हम इसके नामकरण की बात करें तो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा किया गया था। और प्रथम उड़ान की बात करें तो 4 जनवरी 2001 को, कब? 2001 को हुआ था, 4 जनवरी 2001 को। और जुलाई 2016 में इसे वायुसेना को सौंप दिया गया, ठीक है। आगे बढ़ते भाई, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। मिश्रित अर्थव्यवस्था से तात्पर्य है, ठीक है। मिक्स्ड इकोनॉमी इम्प्लाइज क्या होता है? आधुनिक एवं परंपरागत क्षेत्रों का सही अस्तित्व, आधुनिक और परंपरागत समाज का जो है अस्तित्व, विदेशी एवं मतलब स्वदेशी एवं विदेशी क्षेत्र का जो है सह अस्तित्व, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व, ठीक है। तो इसमें जो सही विकल्प होगा मित्र वो आपको बताना है। सही विकल्प है आपका सार्वजनिक व निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। जी हाँ, सार्वजनिक व निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। अगर हम बात करें मिश्रित अर्थव्यवस्था, निजी व सरकारी दोनों क्षेत्रों का सह अस्तित्व होता है, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र का जो है सह अस्तित्व होता है। भारत में इसे द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत इसको स्वीकार किया गया है और नियोजित अर्थव्यवस्था भी इसी पर आधारित होती है। अगर हम बात करें मिश्र अर्थव्यवस्था की के जनक की तो कौन है? जॉन मेनार्ड साहब हैं। कौन है? जॉन मेनार्ड कीन्स साहब हैं, ठीक है। तो ये आपका सही विकल्प इस तरीके से हो जाएगा। आगे बढ़ते भाई, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो। वाणिज्य बैंकों को अग्रिम देते समय, ठीक है, अग्रिम यानी एडवांस, ठीक है, वाइल गिविंग एडवांस टू कमर्शियल बैंक्स, किसको? वाणिज्यिक बैंकों को अग्रिम कर देते समय भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंक से लेती है क्या? ठीक है, रिजर्व बैंक क्या लेती है? ठीक है, चार्ज एंड कमर्शियल बैंकों से। तो आपको बताना है जमा दर लेती, उधार दर लेती, बैंक दर लेती, इनमें से कोई नहीं। तो सही विकल्प इसका भैया होता है बैंक रेट लेती है। क्या लेती है? बैंक रेट। आप समझना थोड़ा सा बैंक रेट क्या होता है। आरबीआई जो है, जो कमर्शियल बैंक्स होती हैं उनसे बैंक दर लेती है। और बैंक दर किसे कहते हैं उसको समझना है आपको। वह दर जिस पर केंद्रीय बैंक, ठीक है, केंद्रीय बैंक क्या करती है? वाणिज्यिक बैंकों के बिलों के जो बिल होते हैं उनकी पुनः कटौती करता है। और क्या करता है? प्रथम श्रेणी की जो बॉन्ड्स होते हैं उन पर ऋण देता है। उसको क्या बोलते हैं? बैंक दर बोलते हैं। ध्यान समझ लीजिएगा, ठीक है। आरबीआई एक्ट 1934 के थ्रू जो है क्या हुआ कि इसके थ्रू जो धारा है 49 धारा के अंतर्गत
बैंक दर की परिभाषा दी गई है और यह चीज स्पष्ट किया गया। यह साख की उपलब्धता व लागत दोनों को प्रभावित करता है। ठीक है, बैंक दर वह न्यूनतम ब्याज दर है जो एक देश का केंद्रीय बैंक, इसको जैसे भारत में भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है, वाणिज्यिक बैंकों को बिना किसी जमानत के ऋण देते समय जो है वसूलता है। ठीक है, यह दर अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रित करने और मुद्रास्फीति को प्रबंधित करने के लिए आरबीआई द्वारा उपयोग की जाने वाली एक महत्वपूर्ण मौद्रिक नीति है। जब बैंक दर बढ़ाई जाती है तो बैंकों के लिए ऋण लेना महंगा हो जाता है, जिससे मुद्रा आपूर्ति घटती है और अर्थव्यवस्था ठंडी हो जाती है। ठीक है, चलो, राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान NIAM, ठीक है, द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग यानी NIAM इज लोकेटेड कहाँ? हिसार में, नई दिल्ली में, जयपुर में, बंगलौर में। ठीक है, सही विकल्प भैया जयपुर में। जी हाँ, अगर हम बात करें NIAM यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग की स्थापना 8 अगस्त 1988 को 8 अगस्त जो है 1988 को जो है जयपुर में हुआ। इसे चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान भी कहा जाता है। हम बात करें इसको तो कृषि मंत्रालय के अधीन यह काम करता है, प्रशिक्षण प्राप्त करता है, अनुसंधान व परामर्श हेतु। ठीक है, चलो भैया, 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश की निम्न जनपदों की सही आरोही क्रम आपको बताना है। तो इसमें थोड़ा सा आपको देख लेना भैया, जो सही विकल्प है वो है प्रयागराज, मुरादाबाद, गाजियाबाद, लखनऊ। जी हाँ, तो अब यहाँ पर अगर हम जनगणना के अनुसार बात करें तो प्रयागराज पहले नंबर पर है, उसके बाद मुरादाबाद, फिर गाजियाबाद, फिर आजमगढ़, फिर लखनऊ का नंबर आता है। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश के जो नीचे दिए गए क्रम है उनमें से आपको व्यवस्थित करना है। ठीक है, चलो भाई आगे देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन, ये जो क्रम था ये आरोही क्रम था। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित है। द न्यूक्लियर पावर सेंटर इन उत्तर प्रदेश इज एस्टेब्लिश एट मथुरा में, सिंगरौली में, नागौरा में और अलीगढ़ में। आपको बताना आंसर, फटाफट आंसर करे जाइए भैया। कहाँ पर है? नागौरा में। जी हाँ, नागौरा परमाणु शक्ति परियोजना जो कि कहाँ पर है? बुलंदशहर में। कहाँ पर? बुलंदशहर जिला में गंगा तट पर स्थित है और इसमें 440, जी हाँ 440 मेगावाट क्षमता के 2 रिएक्टर जो कि 1991 और 1992 के दौरान चालू किए गए हैं। यह स्वदेशी डिजाइन और भारी जल आधारित रिएक्टर है। ठीक है, आगे देखो भाई अगला क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें भूतापीय ऊर्जा स्रोत नहीं पाए जाते हैं? ठीक है, गोदावरी डेल्टा, गंगा डेल्टा, हिमालय, पश्चिमी तट। ठीक है, तो भाई बताओ सही विकल्प। यहाँ पर देखिए गंगा डेल्टा, सही विकल्प क्या है भैया? गंगा डेल्टा। जी हाँ, अगर हम बात करें यहाँ पर तो भारत में अब तक 7 क्षेत्र जहाँ भूतापीय ऊर्जा स्रोत मिलते हैं, जिसमें हिमालय, सोहना, पश्चिमी तट और खंभात, सोन, नर्मदा तापी डेल्टा वाला क्षेत्र, गोदावरी डेल्टा वाला क्षेत्र, महानदी डेल्टा, गंगा डेल्टा में इसके स्रोत नहीं पाए जाते हैं। चलो भाई आगे देखते हैं, चित्रकूट जलप्रपात जहाँ पर मैं हूँ अभी निम्नलिखित में से किस नदी पर है? ठीक है, चित्रकूट वाटरफॉल इज ऑन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिवर? यमुना नदी पर, मंदाकिनी नदी पर, इंद्रावती नदी, नर्मदा नदी पर। तो भाई देखो ये क्या करेगा, आपको कंफ्यूज करेगा। ठीक है, आपको लगेगा कि यार मंदाकिनी जो है नदी चित्रकूट में बहती है तो हो सकता है ये सही हो, लेकिन नहीं भैया ये सही नहीं है। सही क्या है? इंद्रावती नदी। जो चित्रकूट जो जलप्रपात है वो इंद्रावती नदी पर है और ये छत्तीसगढ़ जो कि बस्तर जिले में है, ये यूपी और एमपी वाला चित्रकूट नहीं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना। इसकी ऊंचाई लगभग कितनी है? 90 फीट है। ठीक है, और घोड़े की नाल जैसी आकृति की वजह से इसे भारत का नियाग्रा फॉल भी कहा जाता है। चलो, निम्नलिखित में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्षवर्धन। तो इंपॉर्टेंट है भाई, आप सब जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन है? समुद्रगुप्त। जी हाँ, समुद्रगुप्त जो कि चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी था, चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था, जो 335 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। कितना? 335 ईस्वी में। ठीक है, ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा और इसने आर्यावर्त के 9 शासकों और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया और इन विजयों के कारण इसको स्मिथ महोदय ने क्या कहा? भारत का नेपोलियन कहा। तो क्वेश्चन बनता है बहुत बार, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, पूछा जाएगा। तो इन विजयों के कारण इसको कहा जाता है। और हरिसेन इसका क्या था? दरबारी कवि था हरिसेन। जी हाँ, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि इसका दरबारी कवि हरिसेन थे। ठीक है,
समुद्रगुप्त के इतिहास का जो स्रोत है, जिसके बारे में उनके बारे में जो जानकारी हमें प्राप्त होती है, वो प्रयाग प्रशस्ति से प्राप्त होती है, जो मूलतः अपने पड़ोसी जिला कौशाम्बी में खुदवाया गया। और यह लेख जो है ब्राह्मी लिपि में तथा संस्कृत भाषा में चंपू शैली का एक सुंदर शानदार उदाहरण है। अब बात करते हैं हम आर्यावर्त के द्वितीय युद्ध में। तो इसने जो है उत्तरी भारत के राजाओं को पराजित कर अपने राज्य में उसको क्या किया था, मिला लिया था। ठीक है, चलो भाई, मुगल काल में देह, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, का तात्पर्य किससे था? व्हाट डिड दे रेफर टू ड्यूरिंग द मुगल पीरियड? जिला, मंडल, गांव और इनमें से कोई नहीं। तो अभी हालांकि जब डिस्क्रिप्टिव क्लासेस इसकी होंगी तो हम बढ़िया डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए आप जानते रहें इसका जो सही विकल्प है वो है भैया गांव। जी हाँ, मुगल काल में परगनों के अंतर्गत आने वाले गांव को मावदा या देह कहा जाता है। ठीक है, मतलब कहा जाता था। गांव का शासन जो है मुगलों के अधिकारियों को नहीं बल्कि परंपरागत ग्राम पंचायतों को सौंपा गया था। ये ग्राम पंचायतें की सुरक्षा, सफाई, शिक्षा आदि का कार्य ये संभाला करते थे। ठीक है, गांव का जो मुख्य अधिकारी होता था वो ग्राम प्रधान होता था, जिसे खुद मुकद्दम या चौधरी कहा जाता था। ठीक है, गांव की बस्तियों को नागला कहा जाता था। ठीक है, इसको भी आप ध्यान रखें, ये क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है। हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम था अमीर खुसरो, दारा शिकोह, अमीर हसन, शाह शुजा। ठीक है, तो भाई बताओ सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है दारा शिकोह। जी हाँ, आप जानते हैं शाहजहां का जो सबसे बड़ा लड़का था, ठीक है, क्या नाम था उसका? दारा शिकोह था, जो है जो कि सर्वाधिक शिक्षित और विद्वान था। उसने कई हिंदू धर्म ग्रंथों जैसे भगवत गीता, योग वशिष्ठ का फारसी अनुवाद किया, और इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य वेदों का संकलन और उपनिषदों का अनुवाद करना था। काशी के पंडितों की सहायता से उसने जो है 52 उपनिषदों का, कितना? 52 उपनिषदों का फारसी में सिर-ए-अकबर नाम से, नाम भी पूछा जाता है, किस नाम से? सिर-ए-अकबर नाम से जो है अनुवाद किया। ठीक है, और अगर हम बात करें यहाँ पर अमीर खुसरो सल्तनत कालीन कवि था, पर धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला पहला जो मुस्लिम था वो दारा शिकोह ही था। ठीक है, चलो भाई, दिल्ली के पुराने किले के भीतर बनी मस्जिद किला ए कोहना का निर्माण किसने किया था? हुमायूं, शेरशाह, अकबर और शाहजहां। ठीक है, तो भाई बताओ आंसर इसका। सही विकल्प है इसका शेरशाह। जी हाँ, दिल्ली के पुराने किले के भीतर बनी मस्जिद किला ए कोहना का निर्माण शेरशाह सूरी ने किया था। हुमायूं को पराजित करने के बाद इस मस्जिद का निर्माण जो है शेरशाह ने अपनी निजी उपयोग के लिए कराया, और यह उसकी शाही आकांक्षा का प्रतीक माना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ो भाई, अगला क्वेश्चन। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया था? बालिकाओं की शिक्षा, उच्च शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा और तकनीकी शिक्षा। ये क्वेश्चन याद रखना भाई, आपकी जो अभी एडेड का जो मतलब प्रिंसिपल की जो वैकेंसी आनी है उसमें ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए आप उसके लिए भी तैयार रहें। ठीक है, और हाँ, उसके लिए मैं बिल्कुल अलग तरीके से व्यवस्थित और भी जो क्लासेस हैं उनको मैं प्रवास जो है कराऊंगा, तो इसलिए आप बिल्कुल परेशान ना हो। प्राथमिक शिक्षा, तो अगर हम बात करें 1882 में सरकार ने विलियम हंटर की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग गठित किया था। क्या किया था? शिक्षा आयोग गठित किया था, जिसका उद्देश्य 1854 के बाद की शिक्षा प्रगति की समीक्षा करना था। आयोग ने प्राथमिक शिक्षा के विकास पर विशेष जोर दिया, और इसने जो है अनुशंसा की कि प्राथमिक शिक्षा को स्थानीय संस्थाओं के अधीन कर दिया जाए। साथ ही माध्यमिक व उच्च शिक्षा की संरचना पर भी दिशा निर्देश इसने जो है दिया हंटर कमीशन ने। निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 ईस्वी में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? सी राजगोपालाचारी, अभी हम लोगों ने अभी लास्ट क्लास हुई थी जो आपकी जो है आपके जो है संविधान की, उसमें हम लोगों ने इसको देखा हुआ था। ठीक है, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जगजीवन राम। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो जो सही विकल्प है मित्र वो है आपका डॉक्टर एस राधाकृष्णन साहब। जी हाँ, एस राधाकृष्णन साहब 2 सितंबर 1946 को गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार में डॉक्टर राधाकृष्णन साहब सदस्य नहीं थे। अंतिम सरकार में जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, कार्यकारी परिषद उपाध्यक्ष, विदेश मंत्री, और जो है वल्लभ भाई पटेल गृह और सूचना एवं प्रसारण मंत्री, जान मथाई जो है उद्योग व आपूर्ति, और बलदेव सिंह रक्षा, यानी बल था जिनके पास वो रक्षा कर रहे थे। सी राजगोपालाचारी शिक्षा। ठीक है, इस तरीके से था, जिसका पूरा डिटेल आपको मैंने ऑलरेडी दिया हुआ और इस पीडीएफ में भी दे दिया जाएगा। निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान की प्रस्तावना में वर्णित नहीं है? विचार की स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता। तो भाई हम लोगों ने इसको देखा है आर्थिक स्वतंत्रता से, इसका जो है सही आंसर है, जो कि मतलब प्रस्तावना में वर्णित नहीं है। प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना में आर्थिक, इसका कोई जिक्र नहीं है।
प्रस्तावना में 5 स्वतंत्रताएं वर्णित है, जिसको हम लोग जब डिटेल में क्लास पढ़ रहे थे, डिस्क्रिप्टिव क्लास, तो उसमें देखा भी था। तो इससे इस क्लासेस से आपको एक अंदाजा ये लगाना, जो डिटेल क्लासेस हो रही हैं उनमें सारे क्वेश्चन आपको कवर होते जा रहे हैं। तो आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि सारी सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और हाँ, वीडियो अभी तक आपने लाइक नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हाइप नहीं किया, तो तुरंत कर दीजिए भाई, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है आर्थिक स्वतंत्रता। और संविधान की प्रस्तावना में जो है इसका उल्लेख नहीं है। 5 स्वतंत्रताएं दी गई, विचार की, अभिव्यक्ति की, धर्म, विश्वास और उपासना की, ये 5 स्वतंत्रताएं दी गई हैं। इनमें 3 प्रकार में जो है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, और 2 प्रकार की समानता है जो कि प्रतिष्ठा और अवसर से संबंधित है, ठीक है। चलो भाई, भारत के राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में यदि उपराष्ट्रपति उपलब्ध नहीं है तो राष्ट्रपति की तरह इनमें से कौन काम करेगा, हम सब जानते हैं। कई बार हमने देखा है, भारत के प्रधान न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष, महान न्यायवादी, इसको हम लोगों ने क्या किया है, डिस्क्रिप्टिव जब आप पढ़ रहे थे तो हमने देखा था। यानी कहने का मतलब है, अगर भारत का राष्ट्रपति नहीं है तो उपराष्ट्रपति जिम्मेदारी संभालेगा, उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो कौन संभालेगा, प्रधान न्यायाधीश, ठीक है। अगर वो भी नहीं है तो वरिष्ठ न्यायाधीश संभालेगा, सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठ न्यायाधीश, ठीक है। तो इस बात को भी आप ध्यान रखें। धन विधेयक कहाँ पुनः स्थापित किया जाता है, ठीक है। अभी आपके एलटी ग्रेड क्वेश्चन और कई बार ये क्वेश्चन आपके रिसेंट के एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। लोकसभा में, राज्यसभा में, दोनों सदनों में, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही विकल्प है भैया लोकसभा में। जी हाँ, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 के थ्रू, कब 110 के थ्रू जो है धन विधेयक का उल्लेख है। और धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। और इसलिए इसे राष्ट्रपति की पूर्वानुमति आवश्यक है। धन विधेयक को लेकर लोकसभा अध्यक्ष का अंतिम निर्णय होता है, अध्यक्ष इसे प्रमाणित करता है, ठीक है। आगे बढ़ो भाई, यहाँ पर देखिए, निम्न में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारत के संविधान में दल बदल विरोधी कानून शामिल किया गया, 50वें, 92वें, 54वें, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। सही विकल्प है भैया 52 नंबर। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पेज, और अभी हम लोग संविधान संशोधन पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, तो इसलिए बिल्कुल घबराए नहीं, डिस्क्रिप्टिव क्लास में सारी चीज़ें कवर होते जाएंगे। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची को लोकप्रिय रूप से दल बदल विरोधी कानून कहा जाता है। इसे 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 में जो है क्या हुआ है, इस संविधान में जोड़ा गया है, ठीक है भैया। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर इंपॉर्टेंट उन क्वेश्चन को देखा जो आपको आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। इसलिए यही कहूँगा कि भैया वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, हाइप, शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, सारी चीज़ें बहुत व्यवस्थित तरीके से चाहिए, पीडीएफ चाहिए, टेस्ट चाहिए, तो आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सारी चीज़ें आपको बहुत व्यवस्थित तरीके से मिल जाएंगे। मिलते हैं किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।